हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का भौतिक प्रदेश, जिसमें भी हम पढ़ेंगे अरावली पर्वतमाला। तो अरावली पर्वतमाला के को जानने के लिए पहले हम इसकी निम्न बातें जानेंगे। जैसे उच्चावच के आधार पर इसको हम 4 भागों में बांटेंगे। 4 भागों में बांटते हैं। इसमें पहला भाग है मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पठार, जिसमें हम पहले लेंगे अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला के अकॉर्डिंग अरावली पर्वतमाला को हम पढ़ने से पहले इन भागों को कैसे याद रखें, इसके लिए हम एक ट्रिक लाते हैं। ट्रिक याद रखेंगे जैसे टी.एच. हेनले, जो कि एक साइंटिस्ट थे। टी.एच. हेनले यानी अपने हाथ के अकॉर्डिंग हेनले, टी.एच. हेनले, तो अपने हाथ की फिंगर्स 4 फिंगर है, उसी हिसाब से ये चारों प्रदेश अपन याद रख सकते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान, दक्षिणी पठार, टी.एच. हेनले और 4 इसके भाग। ठीक है, इसके बाद हम लेंगे अब अरावली पर्वतमाला और इसे विस्तार से पढ़ेंगे। अरावली पर्वतमाला को अगर हम उत्पत्ति के हिसाब से देखें तो गोंडवाना लैंड, इसकी उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से मानी जाती है। प्री कैम्ब्रियन काल में गोंडवाना लैंड से इसकी उत्पत्ति को माना जाता है। कहा जाता है कि अरब सागर के लक्षद्वीप, इसका उद्गम स्थल जो माना जाता है वो अरब सागर के लक्षद्वीप से माना जाता है। और भारत में अगर देखा जाए, भारत में इसका विस्तार पालनपुर गुजरात से लेकर दिल्ली के, हरियाणा में होते हुए दिल्ली के संसद भवन तक इसका विस्तार है, जो कि 692 मीटर इसकी टोटल लंबाई है। भारत में इसकी लंबाई 692 किलोमीटर मानी जाती है। और अगर राजस्थान में देखा जाए कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है, तो अरावली पर्वतमाला की लंबाई खेर ब्रह्मा सिरोही से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक इसकी लंबाई 550 किलोमीटर मानी जाती है। 550 किलोमीटर मानी जाती है। और अगर इसको और अगर विस्तृत रूप से देखा जाए तो इसे हम 3 भागों में बराबर बांटेंगे। हम इसे 3 भागों में दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली, उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली, वैसे तो इसमें राजस्थान के कुल जिलों की अगर संख्या देखी जाए तो टोटल 13 जिले इस अरावली पर्वतमाला के इर्द गिर्द है। लेकिन अगर मेनली अगर जिलों को देखा जाए तो कुल 7 जिले ही इस अरावली पर्वतमाला के उन 7 जिलों में ही अरावली पर्वतमाला ऊंचावच के हिसाब से फैली हुई है। जिसमें देखा जाए तो अगर दक्षिणी अरावली में इसके 3 जिले आएंगे, जैसे कि सिरोही, उदयपुर, राजसमंद। और मध्य अरावली में अजमेर, उत्तरी अरावली में जयपुर, अलवर, व झुंझुनू। ये तीनों जिले जयपुर, अलवर, दौसा, इस तरह कुल 7 जिलों में अरावली पर्वतमाला ज्यादातर विस्तृत रूप से फैली हुई है। हम अरावली पर्वतमाला के सभी भागों को पढ़ने से पहले कुछ और इसकी डिटेल्स लेंगे कि अरावली पर्वतमाला में जनसंख्या देखी जाए या इसका क्षेत्रफल देखा जाए, इसकी औसत ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई, तो
राजस्थान में इसकी कुल जनसंख्या 10% निवास करती है। जैसे कि हमने 4 भागों में टीएच हेनले के अनुसार 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया था, मरुस्थली, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान, दक्षिणी प्रदेश। इसी तरह इन सब जगहों की अलग अलग जनसंख्या के आधार पर इनको प्रतिशत दिया गया है, इसका क्षेत्रफल डिवाइड किया गया है। उसी प्रकार अरावली पर्वतमाला का जनसंख्या अगर देखी जाए तो राजस्थान में कुल 10% जनसंख्या अरावली पर्वतमाला या अरावली प्रदेश में निवास करती है। और क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग यहाँ की क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग यहाँ कुल 9.3% क्षेत्रफल पर ये राजस्थान की कुल 9.3% क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ है। और इसकी औसत ऊंचाई देखी जाए तो अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई 930 मीटर, इसकी राजस्थान में औसत ऊंचाई 930 मीटर बताई गई है। यहाँ के कुल अरावली के मुख्य जिले, अरावली के कुल 7 जिले आ रहे हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो जैसे जिलों में हमने देखा है कि ये कहाँ ज़्यादा फैली हुई, कुल 7 जिलों में इसका विस्तार बताया गया है, जिसमें भी 7 जिलों में कहाँ ये ज़्यादा विस्तृत है, कहाँ ये कम ऊंचाई पर है, कहाँ निम्न ऊंचाई है, कहाँ कितने पहाड़ है, ये सब हम आगे इसकी डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब इसका हम देखते हैं कि दक्षिणी अरावली में क्या क्या पर्वतमालाएं, कैसे हम इसको दक्षिणी अरावली के भाग को देखते हैं। तो दक्षिणी अरावली को 2 भागों में बांटा गया है मेनली। पहला तो आबू खंड और मेवाड़ खंड। इसमें देखा जाए तो मेनली जिले आएंगे, 3 जिले इसके मुख्य हैं, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर में अरावली पर्वतमाला का सबसे अधिक विस्तार है। सबसे अधिक विस्तार या फैली हुई है। सबसे अधिक फैली हुई है। और सिरोही में देखा जाए तो इसकी सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही जिले में स्थित है। अब देखते हैं आबू खंड में कुल 3 पठार आएंगे। जैसे उड़िया का पठार आबू क्षेत्र में 3 भागों में इसको पढ़ेंगे, जैसे कि उड़िया का पठार, गुरु शिखर और भाकर। ये सभी भाग दक्षिण जिले के इन जिलों में मेन भाग में बांटा गया। फिर देखेंगे मेवाड़ अरावली, तो मेवाड़ अरावली में बांटा गया। इसमें भी पठार और पहाड़ियां, हम 2 टाइप से इसको पढ़ेंगे। तो पठार में देखा जाए तो कुल 5 पठार इस क्षेत्र में स्थित है, जैसे घोराट का पठार, गोमट का पठार, नसाड़िया का पठार, ऊपरमाल का पठार, मेसा का पठार। और पहाड़ियों में देखा जाए तो दशहरे की पहाड़ियां, गिरवा की पहाड़ियां, मानगढ़ की पहाड़ियां। दोस्तों हम पढ़ने के इसको डिवाइड करने से इसकी सभी पहाड़ियां याद हो जाएगी, वरना हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पहाड़ी कौन सी है, ये किस जिले में है, ये किस जिले में। तो इसको और इजी करने के लिए हम इसको डायग्राम के थ्रू इसको हम एक पहाड़ी को पढ़ेंगे। हम अरावली पर्वतमाला की पहला भाग ले रहे हैं दक्षिणी अरावली, जिसमें सिरोही, राजसमंद और उदयपुर जिले ये प्रमुख आते हैं। इसके अंदर क्या क्या अरावली का, दक्षिणी अरावली का भाग है उसे हम देखें तो गुरु शिखर, उड़िया का पठार और भाकर, ये तीनों क्षेत्र इसी दक्षिणी अरावली में आते हैं। तो इसमें देखा जाए उड़िया का पठार इसकी 1362 मीटर ऊंचाई है, जो कि राजस्थान का ये सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया के पठार को माना जाता है यहाँ। और नेक्स्ट अगर देखा जाए गुरु शिखर, जिसकी टोटल ओवरऑल लंबाई है 1727 मीटर, लेकिन अगर 1727 मीटर तो इसकी ओवरऑल लंबाई अगर देखा जाए, इसकी प्रमुख लंबाई तो है 1722 मीटर, लेकिन 5 मीटर यहाँ एक दंतोत्तरी ऋषि का एक मंदिर बना हुआ है, जिसकी वजह से इसकी टोटल लंबाई 1727 मीटर काउंट होती है। और इसी के नीचे भाकर, जो कि अरावली पर्वतमाला की तीखी नुकीला नुमा
जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसे भाकर के नाम से जाना जाता है। ये मेनली सिरोही जिले में स्थित है। सिरोही जिले में इस ऊंची नीची या नुकीला नुमा पर्वतीय श्रृंखला को भाकर के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों नोट करने की बात यह है कि इशरान भाकर और रोजा भाकर ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है। ये इशरान भाकर और रोजा भाकर जालोर जिले में स्थित है। ये भी एक तरह से पर्वतीय श्रृंखला ही है, मगर ये जालोर जिले में स्थित है, और भाकर जो कि सिरोही जिले में स्थित है। और अगर इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरु शिखर की लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस में ऑप्शन दोनों आ सकते हैं। 1722 भी आ सकता है और 1727 भी आ सकता है, लेकिन मेनली 1727 क्वेश्चन इसका राइट होता है, क्योंकि ये टोटल मंदिर की चोटी से लेकर नीचे जमीन के जीरो लेवल तक का अगर लंबाई देखी जाए तो 1727 मीटर आएगी। और अगर मंदिर को नहीं माना जाए और अगर ऑप्शन में 1722 है तो इसे भी हम सही मानेंगे। और राजस्थान के सबसे ऊंचे पर्वत सबसे ऊंचा पठार जो कि उड़िया का पठार माना जाता है, और इसकी लंबाई 1362 मीटर मानी जाती है। मेवाड़ अरावली के हम सेकंड भाग में देख रहे हैं। मेवाड़ अरावली मेवाड़ अरावली को भी हम दो भागों में बांट रहे हैं, पठारी भाग और पहाड़ी भाग, जिसमें पठार वाला भाग हम पहले पढ़ रहे हैं। पठार इसको हमने 5 भागों में बांटा है, जैसे कि घोराट का पठार, भोमट का पठार, लसाड़िया का पठार, ऊपरमाल का पठार और मेसा का पठार। हम इसे डायग्राम के थ्रू अपन इसे पढ़ेंगे। जैसे भोमट का पठार है, पहले घोराट का पठार लेते हैं। घोराट का पठार देखा जाए दोस्तों, घोराट का पठार को हम इसको डायग्राम से पढ़ें तो घोराट का पठार एक ऐसे उभरा हुआ क्षेत्र है जिसे हम घोराट का पठार कहते हैं। तो राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ से लेकर राजसमंद के कुंभलगढ़ से लेकर उदयपुर के घोगुंदा धाम तक एक ऊपर उठा हुआ पहाड़ी क्षेत्र जिसे हम घोराट के पठार के नाम से जानते हैं। भोमट का पठार सेकंड हम लेंगे। पठार के अंदर सेकंड, फर्स्ट हमने पढ़ा घोराट का पठार, अब लेंगे हम सेकंड भोमट का पठार। भोमट का पठार से दोस्तों कुछ याद आया है आपको, जैसे कि संभ सभा गुरु गोविंद गिरी जी के द्वारा जो संभ सभा की स्थापना की गई 1883 में, वह इसी की पहाड़ी के ऊपर इसकी स्थापना की गई थी। ये क्षेत्र सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा व उदयपुर क्षेत्र के आसपास का पठारी भाग है जहाँ पर संभ सभा की स्थापना की गई। फिर देखते हैं अपन लसाड़िया का पठार। लसाड़िया नाम से ही हमें समझ आ रहा है। लसाड़िया यानी कि लहसुन, जो हम खाने के लिए यूज लेते हैं। लहसुन जैसे उभरा हुआ होता है, जैसे इसकी कुछ इस तरह की आकृति होती है, तो इसी तरीके से उदयपुर जिले के अंदर इसी तरह से उभरी हुई आकृतियों में पहाड़ स्थित है, तो इसे हम लसाड़िया का पहाड़ के नाम से जानते हैं। मेनली ये उदयपुर जिले के आसपास के एरिया है जहां पर ये पहाड़ियां स्थित है। लसाड़िया का पहाड़ इसको समझ सकते हैं ऊपर माल का पठार, यानी कि ऊपर उठा हुआ भाग, ऐसा भाग जहाँ हम ऊपर माल, जहाँ हम अधिक से अधिक ऐसा भाग जो उठा हुआ है, लेकिन वहाँ हम खेती कर सकते हैं, वहाँ हम अपने अनाज को बो सकते हैं। उसी तरह ये भाग भीलवाड़ा के बिजोलिया भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़ के भेसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ में भेस लिख रहे हैं, भीलवाड़ा से चित्तौड़, भेसरोडगढ़ चित्तौड़ के मध्य ऐसा उभरा हुआ क्षेत्र जहां पर हम उपजाऊ यानी कि खेती कर सकते हैं।
खेती करना, यानी कि इस उभरे हुए है उभरा हुआ भाग एक पठारी भाग है, लेकिन यहाँ हम खेती कर सकते हैं, उसे ऊपरमाल का पठार कहेंगे। ठीक है, फिर है मेसा का पठार। मेसा का पठार जो कि चित्तौड़ जिले में स्थित है, चित्तौड़ जिले में स्थित है। इसकी आकृति कुछ इस तरह टोपी नुमा है, इस तरह टोपी नुमा है। और यहाँ का जो एक टोपी नुमा आकृति है ये मेसा के पठार की। यहाँ इसी पठार के ऊपर चित्तौड़ का किला स्थित है, चित्तौड़ का किला इसी मेसा के पठार पर स्थित है। दोस्तों हम एक बार फिर से अरावली पर्वतमाला के इस भागों को, पठारी भागों को देखेंगे। जैसे कि इसको हमने 5 भागों में बांटा है। पठार, पठार से याद रख सकते हैं कि 5, पठार से 5, यानी कि 5 भागों, जैसे बोराट का पठार, घूमट का पठार, लसाड़िया का पठार और ऊपरमाल का पठार और मेसा का पठार। तो इसे हम देखा जाए तो ये एक कुछ जिलों में, राजस्थान के कुछ ऐसे पहाड़ी जिले हैं जिसे हम एक साथ एक ही जिले में नहीं देख सकते। इसके लिए कुछ जिलों, यानी कि 2-5 जिलों में इन पहाड़ियों की श्रृंखलाएं बिखरी हुई है। तो इसी तरीके से हम देखें तो राजसमंद से उदयपुर के मध्य की ऐसी ऊपर उठी हुई पहाड़ियां, जो कि ऊपर उठी हुई पठार, जिसे हम बोराट के नाम से जानेंगे। वही गोमट का पठार, ये भी उसी तरीके से एक पठार है जहां पर शंभु सभा की स्थापना की गई 1883 के अंदर। और लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार जो कि उभरी हुई श्रृंखलाएं, अपने लहसुन की समान उभरी हुई ऐसी पतली और तीखी तीखी श्रृंखलाएं हैं पहाड़ियों की, जिसे हम लसाड़िया के पठार के नाम से जानेंगे। और ये उदयपुर में स्थित है, ये सिरोही में स्थित है, सिरोही में स्थित है। और बोराट का पठार जो कि राजसमंद और उदयपुर जिले के मध्य स्थित है। ऊपरमाल के पठार को देखें तो ये भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया गांव से लेकर भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित है। इस ऊपरमाल के पठार की यह विशेषता है कि यहाँ हम खेती कर सकते हैं। वही अपन लेते हैं मेसा का पठार। जो मेसा का पठार, इसकी आकृति है टोपी नुमा। दोस्तों टोपी नुमा याद रखने से मेसा नाम की कोई टोपी है जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। और इसी पठार के ऊपर चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। दोस्तों अरावली पर्वतमाला में सेकंड भाग में हमने पहाड़ी और पठारी 2 भागों में बांटा था मेवाड़ प्रदेश को। तो उसी को सेकंड भाग हम लेते हैं पहाड़ियां। पहाड़ियों में देखा जाए तो तीन तरह की यहाँ पहाड़ियां स्थित है। पहली है गिरवा की पहाड़ियां, दूसरी है दशहरा की पहाड़ियां और मानगढ़ की पहाड़ियां। गिरवा की पहाड़ियां, गिरवा नाम से ही देखो, गिरवा यानी कि गिरा हुआ। उदयपुर क्षेत्र, उदयपुर क्षेत्र के चारों तरफ इस तरह कुछ पहाड़ियां स्थित है। इसी तरीके से ये एक कस्तरी नुमा आकृति बनाता है। गिरवा की पहाड़ियां यानी उदयपुर क्षेत्र के चारों तरफ स्थित पहाड़ियां जो कि एक तस्तरी नुमा आकृति बनाती है, इसीलिए इसे गिरवा की पहाड़ियां के नाम से जानते हैं और तस्तरी नुमा आकृति भी इसे कहते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसी राजस्थान जिले के कौन सा ऐसा जिला है जो तस्तरी नुमा आकृति से भी जाना जाता है। तो उदयपुर जिला एक ऐसा जिला है जो चारों तरफ, उदयपुर जिला बीचों बीच है और चारों तरफ इसके पहाड़ी नुमा आकृतियां, पहाड़ी की आकृतियां कुछ इस तरीके से बनी हुई है कि इसे तस्तरी, एक प्लेट के समान आकृति बता सकते हैं। और गिरवा यानी कि गिरी हुई, पहाड़ियों से गिरी हुई आकृति बनती है इसकी। ठीक है, फिर लेते हैं हम दशहरा। दोस्तों दशहरा यानी कि हरा भरा, 12 महीने ये हरा भरा रहने वाला क्षेत्र, 12 महीने हरे भरे रहने वाला क्षेत्र दशहरा की पहाड़ियां कहलाता है। यहाँ दशहरा की पहाड़ियां कहलाता है। ये जरगा व रागा की पहाड़ियां जो कि ये भी उदयपुर क्षेत्र में ही स्थित है। उदयपुर क्षेत्र के दशहरा, उदयपुर क्षेत्र के जरगा और रागा, ये दोनों
क्षेत्र में ही स्थित है। दशहरा यानी कि चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा होने के कारण यहाँ वर्ष भर हरा भरा रहता है, इसीलिए इसको दशहरा यानी कि वर्ष भर हरा भरा रहने वाली पहाड़ियां इनके इस क्षेत्र में, जहाँ से बारिश की वजह से और अधिक वनस्पति की वजह से 12 ही महीने यहाँ हरा भरा रहता है, इसीलिए इसको दशहरा की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। वही अपन मानगढ़ की पहाड़ियां के नाम सुना ही होगा। 17 नवंबर मानगढ़ की पहाड़ियों के नाम से दोस्तों जानते हैं। बांसवाड़ा की मानगढ़ गांव में दशहरा ये मानगढ़ की पहाड़ियां स्थित है। दशहरा 17 नवंबर 1913 को 17 नवंबर 1913 को बांसवाड़ा मानगढ़ के बांसवाड़ा में दोस्तों मानगढ़ की पहाड़ियां जो कि 17 नवंबर 1913 में हुआ मानगढ़ हत्याकांड। मानगढ़ हत्याकांड के नाम से मानगढ़ हत्याकांड इसी पहाड़ी के ऊपर हुआ था, बांसवाड़ा जो कि बांसवाड़ा में स्थित है। अरावली पर्वतमाला को हमने 3 वर्गों में डिवाइड किया था। उत्तरी अरावली पर्वतमाला, मध्य अरावली पर्वतमाला और दक्षिणी अरावली पर्वतमाला। दोस्तों दक्षिणी अरावली पर्वतमाला हम बढ़ चुके और अब लेंगे अपन मध्य अरावली पर्वतमाला। मध्य अरावली पर्वतमाला जो कि राजस्थान की मेनली एक ही जिला जो कि अजमेर जिले में ही इसका विस्तार माना जाता है। अजमेर जिले के यहाँ मेर जाति के लोग होने के कारण मेर जाति की निवास होने के कारण इस क्षेत्र को मेरवाड़ा के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ की जो पहाड़ियां है उसे मेरवाड़ा पहाड़ियां भी कहा जाता है, मेर जाति के निवास होने के कारण। यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो मेनली यहाँ 2-3 पहाड़ियां स्थित है, जैसे कि टोटगढ़ की पहाड़ियां, नाग पहाड़ियां और गढ़पिटली। टोटगढ़ की बात करें तो इसे टोटगढ़ या बोराई के नाम से भी जाना जाता है और इस टोटगढ़ की ऊंचाई 933 मीटर है, जो कि मध्य अरावली की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। डायरेक्ट इसका क्वेश्चन एग्जाम में यही बैठता है कि मध्य अरावली की सबसे सर्वोत्तम ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है, या इसकी सेकंड ऊंचाई वाली, या इससे सेकंड नंबर पर कौन सी चोटी यहाँ आती है। तो दोस्तों फर्स्ट अगर ऑप्शन अपन देखते हैं कि 933 मीटर इसकी ऊंचाई है। और फिर देखते हैं नाग पहाड़ी, जो कि टोटगढ़ पहाड़ी और गढ़पिटली के बीच में ऊपर नीचे छोटी मोटी जो पहाड़ियां हैं, यानी कि नाग की तरह गलित आकृति में बनी हुई पहाड़ियां हैं, इसे हम नाग पहाड़ी के नाम से जानते हैं। नाम से ही ये क्लियर है। और इसकी आकृति देखी जाए तो ये सर्प की जैसे यानी कि नाग की जैसे वलित हुई आकृति है, इसीलिए इसे नाग पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इसका एक क्वेश्चन बना हुआ है कि जब अजमेर के अंदर नाग पहाड़ी में जब ज्यादा बारिश होती है, जब ज्यादा वर्षा होती है, तो इसका पानी लूनी नदी में इसका पानी ये लूनी नदी का जो उद्गम स्थल माना जाता है वो नाग पहाड़ी माना जाता है। कहा जाता है कि जब अजमेर की नाग पहाड़ी यानी यहाँ अजमेर में ज्यादा बारिश होगी तो बाढ़ की स्थिति जो कि बाड़मेर में होती है, क्योंकि यहाँ तो वलित और ऊपर नीचे क्या करती है तो ढलान। दोस्तों जब अजमेर जिले में जब ज्यादा बारिश हो जाती है तो बारिश तो अजमेर जिले में ज्यादा होती है, लेकिन बाढ़ की स्थिति जो कि बाड़मेर के बालोतरा गांव में ज्यादा यहाँ बाढ़ की स्थिति रहती है, क्योंकि यहाँ से तो पानी अधिक पहाड़ियों होने के कारण लूनी नदी में प्रवाहित हो जाता है, लेकिन बालोतरा के बाड़मेर में पहाड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी तरह से हम देखेंगे गढ़पिटली इसकी ऊंचाई 873 मीटर इसकी ऊंचाई है। गढ़पिटली से हम जानते हैं कि 1113 ईस्वी में अजमेर दुर्ग की स्थापना की गई। गढ़पिटली के ऊपर
गढ़ बिजली के ऊपर 1113 में अजमेर दुर्ग की स्थापना की गई, जो कि अजय राज के द्वारा किया गया था। अजमेर हम देखते हैं कि अजमेर जो जिला है उसकी स्थापना भी अजय राज द्वारा करवाई गई थी, अजय राज द्वारा करवाई गई थी, जो कि 1113 में इसी पहाड़ी के ऊपर, गढ़ बिजली पहाड़ी के ऊपर अजमेर दुर्ग की स्थापना की गई। लेकिन कुछ वर्षों बाद जब पृथ्वीराज तृतीय ने यहाँ अधिकार किया, वह इसकी यहाँ पर कुछ महल बनाए, कुछ और निर्माण करवाकर अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इसी अजमेर दुर्ग का नाम तारागढ़ रख दिया गया था। दोस्तों इसी तरह से हम याद रख सकते हैं कि टोटगढ़ या गोराई जी, इसका दोनों नाम से पूछा जा सकता है, टोटगढ़ या गोराई जी। वह नाग पहाड़ियां व गढ़ बिजली, इसमें से इसकी ऊंचाई पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनाया जाता है कि सर्वोत्तम ऊंचाई वाली, मध्य अरावली की सर्वोत्तम ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है और इसकी निम्नतम या सेकंड ऊंचाई पर कौन सी चोटी बनी हुई है। दोस्तों अरावली पर्वतमाला को हम 3 भागों में बांटा था, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली व उत्तरी अरावली। तो इसमें हमने दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली पढ़ ली है। अब हम पढ़ेंगे उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली में मेन हम देखेंगे कि जयपुर, अलवर व दौसा, इन 3 जिलों का मेन अरावली के उत्तरी अरावली के मेन भाग इन्हीं जिलों में स्थित है। वैसे तो आसपास के एरिया में स्थित है, लेकिन मेन भाग इन्हीं जिलों में या इन्हीं जिलों के अंदर इसकी पहाड़ियां आती है। तो इसमें देखेंगे हम कि कुछ इस तरह की पहाड़ियां हैं, जैसे कि बेराट की पहाड़ियां, खो की पहाड़ी, हर्षनाथ जी, ये सब पहाड़ियां इसी क्षेत्र में आती है। तो हम एक एक पढ़ेंगे। जैसे बेराट की पहाड़ी, जो कि जयपुर क्षेत्र में स्थित है, इसे बेराट के नाम से जानते हैं। इसकी ऊंचाई 704 मीटर है, इसकी ऊंचाई 704 मीटर है। और इसी पहाड़ी की ऊपरी क्षेत्र वाले एक झुकावनुमा, इस झुकावनुमा आकृति को हम खो की पहाड़ी के नाम से जानेंगे, जो कि बेराट की पहाड़ी के ऊपर ही स्थित है। तो इसकी जो ऊंचाई है वह 920 मीटर ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई 920 मीटर है। तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि जयपुर में स्थित पहाड़ी जिसकी सबसे अधिक ऊंचाई है या ऊंचाई के क्षेत्र में सबसे ज्यादा ऊंचाई किसकी है, तो खो की पहाड़ी, या और सेकंड नंबर पर किसकी है, तो बेराट की पहाड़ी जयपुर में स्थित है। फिर हम देखते हैं आगे शिखर की पहाड़ियां, जहां पर 3 पहाड़ियां, 4 पहाड़ियां स्थित है, जैसे कि हर्षनाथ की पहाड़ी और मालखेड़ी की पहाड़ी या तोरावादी की पहाड़ी, यानी कि इन तीनों, चारों और रघुनाथगढ़ शिखर, ये चारों पहाड़ियां एक ही साथ में खंडेला की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ऊपर नीचे इसी खंड के अकॉर्डिंग ये विस्तृत है, या इसी तरीके से वलितनुमा आकृति से ये बनी हुई है, तो इसे खंडेला की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, जो कि शिखर में स्थित है। वह खंडेला की पहाड़ी में भी देखा जाए तो रघुनाथगढ़ शिखर, जो कि इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऊंचाई पे अगर देखा जाए तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि खंडेला की पहाड़ी में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर देखी क्या है, तो 1055 मीटर पर रघुनाथगढ़ की पहाड़ी स्थित है। और फिर अगर हम देखें अलवर क्षेत्र में 2 पहाड़ी स्थित है, उदयगढ़ की पहाड़ी जो भी अलवर में स्थित है, और एक है काकनवाड़ी की पहाड़ी जिसके ऊपर भानगढ़ दुर्ग स्थित है। वह एक काकनवाड़ी दुर्ग भी इसी पहाड़ी के ऊपर स्थित है, और ये अलवर की पहाड़ियां हैं। तो दोस्तों इसे हम याद रखने के हिसाब से देखा जाए तो जयपुर की जो ये पहाड़ियां, इसे याद रखने के हिसाब से देखा जाए तो B4U, एक हमने ट्रिक बनाई है B4U, यानी कि B यानी बाबू शिलालेख, B से बाणगंगा जो कि यही जयपुर से निकलती है, ठीक है। और फिर है B यानी बौद्ध के स्तूप, यहाँ जैन बौद्ध स्तूप निकले हैं, इन्हीं पहाड़ियों से जैन के बुद्ध स्तूप निकले हुए हैं। और चौथा है भी अपना बीजक की पहाड़ी, यहाँ इस बीजक की पहाड़ी पर दोस्तों B4P, इसे हम ट्रिक के हिसाब से अगर देखें तो B4P यानी कि B बाबू शिलालेख जो कि जयपुर में स्थित है, बाणगंगा जो कि जयपुर से निकलती है, और B यानी कि बौद्ध स्तूप, जैन संप्रदाय का बौद्ध स्तूप जो कि जयपुर की इन्हीं पहाड़ियों से प्राप्त हुआ
है। और बी यानी कि विजय की पहाड़ी यानी कि बौद्ध स्तूप प्राप्त हुए, यानी कि जयपुर की पहाड़ियों से बौद्ध संप्रदाय के बौद्ध स्तूप प्राप्त हुए हैं। और बी यानी कि विजय की पहाड़ियां कृष्ण, यहाँ पर इस विजय की पहाड़ी के ऊपर कृष्ण मंदिर है। इतना ये मंदिर इतना फेमस है, यहाँ गोल मंदिर, इसे गोल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और बी फॉर पी, यहाँ पी पर हम देखते हैं कि पांडवों का अज्ञातवास यानी कि जयपुर क्षेत्र में स्थित पहाड़ियों पर पांडवों को अपने महाभारत के जो पांचों पांडव जब अपने अज्ञातवास के लिए गए थे, तो इन्हीं जयपुर की पहाड़ियों पर इन्होंने अपना अज्ञातवास स्थान बनाया था। दोस्तों, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका हम इनकी ऊंचाई के अकॉर्डिंग या फिर इनकी जो मीटर जो दे रखा है ऊंचाई की, तो उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। अरावली पर्वतमाला की हमने सारी पर्वतमालाएं, चोटियां, पठार सभी देखे, पर बेसिक सी बात है कि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, हम इसकी ऊंचाई, ये कहाँ स्थित है, ये सारी चीजें हम मिस कर देते हैं। 4 ऑप्शन को देख के हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको भरे, इसको भरे, इसको भरे। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, जैसे गुरु से दे जरा अचल आबू कुंभल, रघु ऋषि कमल है। तो ये ट्रिक थोड़ी बड़ी है, लेकिन अगर एक बार इसे याद कर लेंगे तो सारी की सारी पहाड़ियों, चोटियां और कहाँ स्थित है, इसकी ऊंचाई कितनी है, ये हमें आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे हम देखते हैं कि हमने 11 मेन जो एग्जाम में आने वाली क्वेश्चंस जिससे ज्यादा पुटअप होते हैं, वो हमने पहाड़ियों के नाम लिखी है, चोटियों के नाम लिखी है, जैसे गुरु शिखर, शेरगढ़, देलवाड़ा, जरगा, ये सभी लिखी है। और इसके जिले जो यहाँ स्थित है और इनकी ऊंचाई कितनी है, ये हमने नोट कर लिया है। तो इसको हम याद रखने का आसान सा तरीका है, गुरु शिखर जो कि 1722 है और गंधोत्री ऋषि के आश्रम 5 मीटर बना हुआ है, उसकी ऊंचाई के अकॉर्डिंग देखा जाए तो टोटल 1727 मीटर इसकी ऊंचाई मानी जाती है। ऑप्शन में दोनों आते हैं, अगर दोनों में से अगर 1727 है तो इसे राइट करना है, और अगर नहीं है तो 1722 भी ऑप्शन में राइट माना जाएगा। वही शेरगढ़ जो कि सिरोही में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। देलवाड़ा जो कि सिरोही में स्थित है, 1441 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। और जरगा जो कि उदयपुर में, इसकी ऊंचाई है 1331 मीटर। दोस्तों, इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है, वैसे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं 1441 और 1431 मीटर के अंदर। दोस्तों ध्यान से देखो, यहाँ बन रहा है 4 और यहाँ है 3, तो इसी को देख रहे हैं अपन देलवाड़ा यानी कि 4 इसमें अक्षर है और ये 4 यहाँ इसकी 41 लिखा हुआ है, तो इसी से हम कंफ्यूज ना होकर और देलवाड़ा, सिरोही और 1441 मीटर याद रख सकते हैं। वही अपन देखते हैं 1431 मीटर, तो इसे हम देखते हैं जरगा यानी कि 3 और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो इससे हम आसानी से याद रख सकते हैं और ये उदयपुर में स्थित है। वही अचलगढ़ सिरोही जो कि 1380 मीटर है, आबू सिरोही में है 1294 मीटर, कुंभलगढ़ राजसमंद में है 1224 मीटर, और रघुनाथगढ़ जो कि शिखर में है 1055 मीटर, ऋषिकेश शिखर में है 1017 मीटर, कमलनाथ की पहाड़ी जो कि उदयपुर में स्थित है 1001 मीटर, और सज्जनगढ़ जो कि उदयपुर में स्थित है और 938 मीटर इसकी ऊंचाई है। दोस्तों, सज्जनगढ़ जो कि उदयपुर में, हम उदयपुर से इस पहाड़ी को हम देख सकते हैं, ये काफी ऊंची पहाड़ी है, एक मंदिर बना हुआ है यहाँ, तो सज्जनगढ़ की पहाड़ी के नाम से इसे जाना जाता है। दोस्तों, और इसे याद रखने का एक आसान तरीका है, जैसे 1441 1431 को हमने क्लियर कर दिया कि ये दोनों कंफ्यूज वाली है, वैसे अपन 1294 और 1224 ये दोनों याद रख सकते हैं 1200 के हिसाब से। और ये देखें तीनों 1055, 1017 और 1001, इन तीनों का आंकड़ा 1000 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसे भी हम आसानी से याद रख सकते हैं। और फिर बचे 938 और 1500 और ये 1700, तो ये पर्टिकुलर हमें थोड़ा ध्यान में रखना है, बाकी इस तरीके से हम आसानी से याद रख सकते हैं। दोस्तों, ये आसान तरीके से हमने बनाने की कोशिश की है, और अब इसके नोट्स वगैरह आप एग्जाम सेशन में देख सकते हैं और आसानी से याद कर सकते हैं। थैंक यू।